गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो स्पष्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉइस कंफर्मेशन दे दीजिएगा एक बार। तो शुरू करते हैं। कल हमने टैक्सेशन को जो है समाप्त किया था, तो आज होगा हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ठीक है, वॉइस कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं। जो भी बच्चे जुड़े हैं एक बार वॉइस कंफर्मेशन दे दो। ठीक है, आ रही है? ओके, ठीक है। चलो, आज जो है आपका चैप्टर है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एवं व्यापार, ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात करेंगे आज हम। अब इसको थोड़ा सा एक कहानी में जाएंगे। कहानी तो आपने वैसे भी पढ़ी रखी है, फिर भी एक बार जान लीजिए, कुछ बच्चे नए नए ऐड होते जा रहे हैं। अब हमने क्या कहा था, विदेशी निवेश। पहले हम एक बात कर लेते हैं कहानी की कि भाई निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है। निवेश के दो मॉडल होते हैं, एक तो होता है घरेलू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है आपका विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। अब इसी निवेश में जाइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम विशेषताओं में जाएं तो आपने देखा था 1947 से लेकर 1991 तक की जो पॉलिसी थी, वो इकोनॉमी थी आपकी बंद, यानी क्लोज इकोनॉमी रखा गया था। क्लोज था, मिश्रित था, ये तो था, क्या था, क्लोज और मिश्रित। यानी इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो 1945 में हमने कहा, क्या कहा था, विश्व अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? तकदीर। अब यहां तकदीर का लेना देना क्या था, चलो इसको हम बात कर लेंगे, यहां से भी थोड़ा सा समझिए। 1945, तो इस वर्ष को कहते हैं विश्व अर्थव्यवस्था की तकदीर। विश्व अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई, तकदीर लिखी गई। अब यहां ध्यान समझेगा, तकदीर क्यों कहना चाह रहे हैं। ये 1945 का वर्ष ऐसा वर्ष था, यहां पर आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, अब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था वो यूरोपीय धरती पर लड़ा गया। यूरोपीय धरती पर लड़ा गया तो यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया था, ध्वस्त हो चुका था। लेकिन यहां पर दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र कहलाते थे, एक कहलाते थे आपके ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये वाले आते थे, और ध्रुवीय राष्ट्र में आपके कौन थे, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो ऐसे में ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हुई, मित्र राष्ट्र जीते। हुआ तो सही, जीत तो गए, लेकिन यूरोपीय अर्थव्यवस्था या यूरोपीय अर्थव्यवस्था ही कहें तो पूरी अर्थव्यवस्था वहां क्या हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। अब यहां पर से दो खेमा निकल के आते हैं। एक खेमा था आपका पूंजीवादी खेमा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको कहते हैं आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा था आपका साम्यवादी। एक कम्युनिस्ट थे, एक क्या थे आपके, कैपिटलिस्ट। इसका मतलब था कि भाई अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा जाएगा, प्राइवेट के लिए। और यहाँ साम्यवाद का मतलब था कि सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करेगी, यानी सरकार की भूमिका क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब इस साम्यवाद का जो नेतृत्व कर रहा था उस समय हुआ करता था, इसका नाम था यूएसएसआर, और इसका जो नेतृत्व करता है ये है यूएसए, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका। ये पूंजीवादी खेमे में जो देश जुड़े उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो साम्यवाद में जुड़े उसको आपका क्या कहा जाता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब यहां पर डिजाइन हुआ था कि भाई यूएसएसआर, देखो उस समय जो रशिया हुआ करता था वो रशिया करे थे, लड़ा था किसकी तरफ से, इनकी तरफ से। लेकिन यहीं पर हुआ था 1945 में, हमने क्या कहा, ब्रिटेन वुड्स समझौता, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको, क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स
समझौता। इस ब्रेटन वुड्स समझौते से दो संगठन निकल के आए थे, एक तो निकला था आपका वर्ल्ड बैंक और एक निकल के आया था आपका आईएमएफ, और आईएमएफ के साथ साथ ही एक चीज और लेके आए थे, गेट लाए थे, और अन्य चीजें भी यही यूएन वगैरह भी बने थे, वो अलग बात थी। अब इस वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का गठन ये किया गया था भाई, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उसका क्या किया जाए, पुनर्निर्माण के लिए बैंकों की स्थापना की जाए। तो देखो, एक तो मॉडल कह रहे हैं हम क्या है, आपका पूंजीवादी मॉडल है, और दूसरा है साम्यवादी। साम्यवादी का मतलब है सरकार प्रमुख, सरकार जो है इन्वेस्टमेंट की भूमिका में रहेगी, और पूंजीवाद का मतलब क्या है आपका, ये जो है निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा जाएगा, यानी निजी क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ बाजार पर छोड़ दिया जाएगा, यानी जो मांग एवं आपूर्ति होगी वो मार्केट तय करेगा, कितनी मांग है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सप्लाई भी करेंगे। और यहाँ क्या था, मांग एवं आपूर्ति रेट वगैरह कौन तय करेगी, सरकार तय करेगी। ये तो दुनिया की तरफ चल रहा था। अब यहीं पर ही देखो भारत भी है, 1947 में भारत आजाद हो रहा है, तो भारत के सामने दो विकल्प हैं कि भाई या तो हम पूंजीवाद को अपनाएं या साम्यवाद को अपनाएं। ये तो थे दो विकल्प कि भाई या तो हम इस खेमे से जुड़े या हम ये वाली अपनाएं। तो भारत ने क्या किया कि अपने अनुभवों से लेते हुए या सीखते हुए उनने क्या किया, भैया ना तो ये अपनाया ना ही ये अपनाया, इनने क्या किया, मिक्स अपनाया। इन दोनों में अपनी अपनी समस्याएं दिखाई देती थी। पूंजीवाद को इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये निजी क्षेत्र के लिए छोड़ने वाली बात थी। अभी तो हम जो है गुलामी से बाहर आए हैं, अभी फिर से जो है ये अर्थव्यवस्था को अगर हम निजी क्षेत्र के लिए छोड़ गए तो पुनः उनके जाल में फंस सकते थे, तो इसलिए हमने नहीं अपनाया। दूसरा, साम्यवाद को भी हमने प्रत्यक्षतः इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि भाई ब्रिटेन सारी संपत्ति तो यहाँ से जो है खसौट के ले गया है, तो भारत में तो अकाल, गरीबी, भुखमरी, सब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे। तो हमने क्या किया, मिक्स कर लिया, इन दोनों का क्या करा, मिक्स कर लिया, मिश्रित कर लिया, लेकिन रखा क्या करे हैं, बंद रखा। इसका मतलब था कि भाई भारत में जो निवेश था ये वाला निवेश नहीं हो सकता है, ये प्रश्न आ रहा है। विदेशी निवेश की परमिशन भारत में नहीं थी, तो हमने किसको दिया प्राथमिकता, हमने प्राथमिकता दी घरेलू, डोमेस्टिक को। अब डोमेस्टिक में दो टूल्स होते हैं आपके, एक तो होता है आपका बैंक और दूसरा होता है आपका शेयर बाजार, बैंक और शेयर बाजार। अब ध्यान समझे, हालांकि होता सबसे बढ़िया टूल जो है घरेलू निवेश ही है, क्योंकि भाई घर में अगर अपना पैसा है तो उसी का ही क्या किया जाए, यूटिलाइज किया भी जाए, वो अच्छा भी हुआ। लेकिन ये अच्छा, हमने इकोनॉमी अच्छी अपना रखी है, लेकिन इसके इंप्लीमेशन में क्या हुई, समस्या आई। अब हमने क्या किया, बैंक सबसे कारगर टूल हुआ करते थे, क्योंकि शेयर बाजार में तो हम अभी भी जो है निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, जोखिम होता है, तो भारतीय लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो इस माध्यम को तो भूल ही जाइए। और तो मेन भूमिका किसकी रहनी थी, बैंकों की रहनी थी। अब बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, देखिएगा नेशनलाइजेशन, बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या हुआ, दुष्परिणाम देखने को मिला, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 1987 तक आते आते इस मॉडल को अपनाते हुए हमारे पास क्या कहा, 15 दिन यानी 15 डे के लिए विदेशी मुद्रा भंडार रह गया, यानी हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। किसके कारण, घरेलू इन्वेस्टमेंट के कारण। तो यानी ये टूल्स हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, जबकि टूल सबसे कारगर यही है। अब हमने क्या किया कि भैया अब खोला गया किसके लिए, विदेशों के लिए खोला गया, जो 1991 में आपकी पॉलिसी आती है, उसको कहते हैं लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी। कल यानी 1991 में हमने अपना ली गई, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो बंद थी उसको क्या कर दिया गया, खोल दिया गया है। अब यानी विदेशी निवेश की हमें परमिशन दी गई। अब ये आ गया आपका यहाँ क्या टूल्स, आपका विदेशी निवेश, ठीक है। अब इसी विदेशी निवेश को आपको पढ़ना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश के भी दो टूल्स होते हैं, यूके ट्रिपल में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। एक तो होता है एफपीआई, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे हैं, एक है एफपीआई और दूसरा क्या है, एफडीआई। अब इसको कहा जाता है क्या, पोर्टफोलियो निवेशक, और एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी यहां क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मेनली हमको इसी को पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं, कहां पर पढ़ चुके हैं,
याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं, पूंजी बाजार में, कैपिटल मार्केट में हमने इस चीज को पढ़ लिया था। अब ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा यहां भी जान लेते हैं। देखो एफपीआई क्या है, पोर्टफोलियो निवेश। भारत के शेयर बाजार में, भारत के शेयर बाजार में किसी विदेशी द्वारा किया गया निवेश जो कहलाता था इन्वेस्टमेंट, वो कहलाता था आपका क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी भारत के शेयर बाजार में कोई विदेशी लोग अगर निवेश करेंगे तो इसको कहते हैं आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई। ये क्या होते थे, आपके अल्पकालीन निवेशक होते हैं। क्या होते हैं, अल्पकालीन निवेशक, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। और इनका जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो भी क्या है आपका, अल्पकालीन लाभ बनाना। क्या बनाना, लाभ बनाना। यानी ये प्रॉफिट पर कार्य कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट। अब अल्पकालीन लाभ बनाएंगे तो ये किसी देश में लंबे समय तक जो है स्थिर नहीं होते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे ही लाभ बनता है वैसे ही ये क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ को क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसीलिए एफपीआई के माध्यम से, एफपीआई के माध्यम से आय निवेश को क्या कहा जाता है, आपको हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट मनी। क्या कहा जाता है, हॉट मनी। हॉट मनी का मतलब क्या हुआ, गरम मुद्रा, यानी जो एक हाथ में स्थिर रहती नहीं है। जैसे भारत में फायदा हुआ तो जापान चले गए, जापान में फायदा हुआ तो चीन चले गए, चीन में फायदा हो रहा तो कोरिया चले गए। ये जो है मूव करते जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी कंपनी में लंबे समय तक हिस्सेदारी रखना या मालिकाना अधिकार रखना, वोटिंग राइट में इनका कोई पर्पज है नहीं। इनका उद्देश्य है प्रॉफिट बस। जहां प्रॉफिट मिला वहीं से ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये एफपीआई भी हमने क्या कहा था, दो प्रकार का होता था। एक होता था एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और दूसरा होता था क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होते थे, ये व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिगत निवेशक। इसका मतलब हुआ ये भारत के शेयर बाजार में खुद की पूंजी खुद ही लगाएंगे। यहां विदेशी संस्थागत का मतलब होता है कि कोई संस्था होगी, जैसे यहां भारत में बीमा कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड हैं, ऐसी ही कंपनियां क्या होती हैं, विदेश में होंगी। वो लोगों का क्या करेंगी, पैसा एकत्रित करेंगी और एक फंड बनाएंगी, कोष बनाएंगी। उस कोष को भारत के शेयर बाजार में निवेश कर देंगे। क्यूएफआई के लिए शर्त थी कि भैया ये पहले FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। इसमें जो सदस्य हैं वर्तमान में कितने हैं, 37 सदस्य हैं। ये 37 सदस्य के देश ही भारत में क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से निवेश कर सकते हैं। इस FATF का जो मुख्यालय था, मुख्यालय ये है पेरिस में। कहां है, पेरिस। अब आपके हम प्रश्न पूछा है एफडीआई एवं एफपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले एफडीआई को भी जान लीजिए, फिर एफपीआई को तो जान ही लिया है आपने, और ये दूसरी बार जान चुके हैं आप। पूंजी बाजार में भी हमने जो है बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब हम पहले एफडीआई को जानते हैं तो आपका मामला बन जाएगा। दूसरा है एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी, यानी क्या करें हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये एफडीआई क्या होता है, भारत में इसकी वैसे परिभाषा लगी जब किसी अन्य देश से भारत में, जब किसी अन्य देश से भारत में निवेश व्यापार करने के उद्देश्य से आए। क्या है, व्यापार करने के उद्देश्य से आए, उद्देश्य से आए तो इसे कहते हैं आप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब जो व्यापार का मतलब क्या है, यहां ध्यान रखेगा, इस निवेश के माध्यम से
या तो औद्योगिक इकाई या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो इस निवेश के माध्यम से, इस निवेश के माध्यम से औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट या सेवा प्रदान यानी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कंपनी की स्थापना की जाती है। ध्यान रखेगा, यहां प्रत्यक्ष का मतलब है कोई चीज दिखनी चाहिए आपको। अब वो दिखेगी कहां, या तो कंपनी की स्थापना हो रही होगी, कौन सी वाली, औद्योगिक कंपनी या विनिर्माण वाली होंगी, मैन्युफैक्चरिंग वाली, या क्या है दूसरी कंपनियां भी होती हैं जो सेवा प्रदान करने वाली होंगी, यानी सर्विस प्रोवाइडेड कंपनियों की अगर स्थापना हो रही है तो वैसा निवेश कहलाता है आपका एफडीआई कहलाता है। तो ये जो एफडीआई होते हैं ये दीर्घकालीन निवेशक होते हैं। ध्यान रखिएगा आप, एफडीआई दीर्घकालीन निवेशक होते हैं। लॉन्ग टर्म क्या कहा जाता है इसको, इन्वेस्टर होते हैं। तो इनका उद्देश्य भी क्या होता है, उद्देश्य भी क्या होता है, दीर्घकालीन लाभ कमाना होता है। क्या अगर होता है, दीर्घकालीन लाभ कमाना होता है। अब यहां हम वीडियो बीपीडीओ के हिसाब से ही चलेंगे। अब इसमें पीसीएस का जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीसीएस में कुछ अलग चीजें पूछ जाती हैं कि भाई एफडीआई और एफपीआई के लाभ एवं या गुण दोषों की चर्चा कीजिए, या प्रॉफिट एवं लॉस क्या थे, वो बात की बात होती है। ये आप ये समझ रहे होंगे, दीर्घकालीन निवेशक हैं तो दीर्घकालीन क्या करेंगे, लाभ कमाने का उद्देश्य रखेंगे। तो एफपीआई से एफडीआई क्या है, बेहतर है, क्योंकि ये लंबे समय तक बना रहेगा। जब कोई कंपनी खुलेगी तो कंपनी के लिए, खोलने के लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, तो आधारभूत संरचना बढ़ेगी। जब इंडस्ट्री लग जाएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन प्रत्याशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो हर चीज उसके पैरामीटर में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। लेकिन एक लंबे समय बाद जब ये प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तो अंततः वो जो प्रॉफिट कमाया वो अपने देश ही भेजेंगे, चाहे एफपीआई हो चाहे एफडीआई हो। एफपीआई तो तत्काल मूव कर जा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगता है मूव करने में, यानी जब 15-20 साल एक काम करेंगे प्रॉफिट, उसके बाद जब प्रॉफिट होगा तो अंततः है वो पूंजी को अपने देश ही भेजते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि निवेश जो है घरेलू ही ठीक है, विदेशी निवेश अच्छा नहीं माना जाता। अगर नहीं है तो आप फिर मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा काम करने के लिए, समझ गए। तो ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन निवेशक। अब जो ये एफडीआई आता है ये दो प्रकार का होता है, ध्यान समझिएगा। एफडीआई जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ब्राउनफील्ड एफडीआई, क्या कहते हैं इसको, ब्राउनफील्ड एफडीआई। दूसरा होता है ग्रीनफील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई। एक है ब्राउनफील्ड एफडीआई और दूसरा क्या करें हम, ग्रीनफील्ड एफडीआई। अब तो दोनों में अंतर क्या है देखो, ब्राउनफील्ड एफडीआई का मतलब है भारत में पहले से कार्यरत कंपनी में किया गया निवेश। और ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ कोई नई औद्योगिक कंपनी की स्थापना होती है, नई औद्योगिक कंपनी की स्थापना। एक पहले से कोई कार्यरत कंपनी है तो कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी बेच दे और कोई दूसरे हिस्सेदारी ले रहा है तो उसको ब्राउनफील्ड कह रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि भाई कोई वहां आया और नए तरीके से क्या करे, अपनी इंडस्ट्रियल कंपनी की स्थापना करे तो उसको ग्रीनफील्ड कहेंगे। और पहले से कार्यरत कंपनी में अगर निवेश हो रहा है तो उसको कहा जाता है आपका ब्राउनफील्ड एफडीआई। तो इस एफडीआई के दो मार्ग भी होते हैं, रूट होते हैं। क्या होते हैं, रूट। तो दो मार्ग ये भी पूछ रखे हैं। एक तो होता है स्वचालित मार्ग, स्वचालित मार्ग का मतलब होता है ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग। और दूसरा होता है आपका सरकारी मार्ग यानी गवर्नमेंट रूट, सरकारी मार्ग। अब दोनों रूट को समझिएगा, एक कह रहे हैं क्या, ऑटोमेटिक रूट को कहा जाता है मुंबई रूट। क्या कहते हैं इसको, मुंबई मार्ग या मुंबई रूट। और जो सरकारी मार्ग है इसको कहा जाता है दिल्ली रूट। क्या कहा जाता है, दिल्ली
रूट या दिल्ली मार्ग। अब ध्यान समझेगा, दिल्ली और मुंबई में क्या है कि देखिए जितने भी औद्योगिक इंडस्ट्रीज है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, नाबार्ड है, इस सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका मुंबई में है। इसलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यानी जो इंडस्ट्रियल गतिविधियां होती हैं वो मुंबई से ज्यादा कंट्रोल होती हैं। यानी जितने भी बड़े बड़े संस्थान है वो कहाँ हैं? आपके मुंबई में दिख रहे हैं। आरबीआई, सेबी, एनएससी, बीएससी, नाबार्ड, अन्य बैंकों के मुख्यालय देखोगे तो यही दिखते हैं। अगर इनके परमिशन से निवेश आ जा रहा है तो इसको कहा जाता है स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट। अब दिल्ली रूट क्यों कहा जा रहा है? भाई जो पार्लियामेंट है, आपकी संसद, वो कहाँ है? दिल्ली में है। यानी दिल्ली में क्या बैठती है? आपकी भारत सरकार। यानी यहां पर यह है कि अगर मंत्रालयों की जरूरत पड़ जा रही है, किसकी? मंत्रालय अगर आने शुरू हो जा रहे हैं, यानी मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत पड़ रही है, तो उसको कहा जाता है आपका दिल्ली रूट। जैसे वित्त मंत्रालय को निवेश कराना है, या रक्षा मंत्रालय को कराना है, शिक्षा को कराना है, मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ जा रही है, तो उस रूट को कहा जाता है आपका क्या? दिल्ली रूट। क्या हो रहा है कह रहे हैं आप लोग? स्क्रीन ब्लर है। अच्छा, स्क्रीन ब्लर कर रही है। अभी अब सही है? नेट का इश्यू तो नहीं है। अब क्या है मामला? स्क्रीन नहीं आ रही पूरी? स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर कर रही है एकदम से। चलो देखते हैं स्क्रीन ब्लर का। साफ नहीं आ रहा ना? एक मिनट। अब क्या है स्थिति? अब ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है मामला। तो समझ में आ गया आपको एफडीआई के प्रकार और रूट, इनको ध्यान रखिएगा। अब इससे ही आपसे क्या पूछ रहा है? तुलनात्मक प्रश्न पूछ रहा है। अब उसके बाद आ जाओ, देखो जो पूछे जाते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, इसे कहते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब भुगतान संतुलन क्या है इसको समझिएगा। किसी एक देश का संपूर्ण विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में किया गया लेनदेन को उस देश का भुगतान संतुलन कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कह रहे हैं? किसी एक देश का संपूर्ण विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में किया गया वित्तीय लेनदेन, ध्यान रखें, एक वित्तीय वर्ष में किया गया वित्तीय लेनदेन को उस देश का क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। इसके अंतर्गत मतलब क्या है? एक देश में विदेशी मुद्रा के आने का और विदेशी मुद्रा के जाने का क्या होता है? संपूर्ण लेखांकन किया जाता है। लिख देता हूं, एक देश में
एक देश में विदेशी मुद्रा का, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का आगमन एवं पलायन की गणना की जाती है, की गणना की जाती है। अब कितनी फॉरेन करेंसी आई और कितना फॉरेन करेंसी गया, इसी को कहते हैं। देखो अब यहां पर बैलेंस, भुगतान संतुलन का अधिशेष, भुगतान संतुलन का अधिशेष, भुगतान संतुलन का अधिशेष बराबर क्या होता है, यानी सरप्लस बराबर क्या होगा, ध्यान समझेगा। विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा हो और पलायन क्या हो, कम हो, तो वो देश क्या होता है, भुगतान संतुलन के सरप्लस में होता है। क्या होता है, भुगतान संतुलन के अधिशेष में। जैसे विदेशी मुद्रा का आगमन हो रहा है $150 का और पलायन हो रहा है कितना, $100 का। तो ऐसे में देखिए $50 क्या है आपके पास, अधिशेष है, तो इसको कहते हैं भुगतान संतुलन का अधिशेष, यानी सरप्लस है। तो दूसरा होता है भुगतान संतुलन का घाटा, भुगतान संतुलन का घाटा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफिसिट है वो पूछा जाता है। तो ये अब चीज उल्टी हो जाएगी। तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा का फॉरेन करेंसी का आगमन क्या होता है, कम होता है, और पलायन क्या हो, ज्यादा हो, पलायन क्या हो, ज्यादा। जैसे आगमन हो रहा है 100 का और पलायन हो जा रहा है क्या, $150 का। ठीक, डॉलर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए 50 का क्या हो गया है, यहाँ पर घाटा हो गया है। तो ये 50 का घाटा ही क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन का घाटा। तो ये भारत का हमेशा घाटा जो है बना रहता है। बना क्यों रहता है, क्योंकि भारत आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, यानी अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो हम अधिकांश चीजें क्या होती हैं, विदेश से आयात करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में हमको क्या होगा, विदेशी मुद्रा देनी पड़ी होगी, तो ज्यादा दे रहे होंगे। अगर हम निर्यात करेंगे वस्तुओं का तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो निर्यात वैसे भी कम है। तो इसलिए देखिएगा दुनिया के साथ भारत का भुगतान संतुलन हमेशा क्या रहता है, घाटे में रहता है, टोटल घाटा है। अब किसी देश के साथ सरप्लस होता है, किसी देश के साथ आपका, जब देश की बात आएगी तो उसको व्यापार संतुलन कहते हैं, वो अलग चीज है। भुगतान संतुलन की बात आ रही है तो यहाँ डेफिनेशन देखेगा, इसमें कंफ्यूज फंसते हैं आप लोग वहां, और आया हुआ प्रश्न क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अब वो भुगतान संतुलन का जो है घाटा पूछ रहा है और आप ट्रेड का बता रहे हैं। तो भुगतान संतुलन का मतलब है कि भाई दुनिया के साथ भारत का निगेटिव ही है, क्योंकि भारत का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो घाटे में ही रहता है। अब इस घाटे की भरपाई के लिए एक देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार अगर पर्याप्त मात्रा में है तो समस्या नहीं होती है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या हो, कम हो, तो ऐसे में एक देश जो है क्या हो जाता है, फिर भुगतान संतुलन के संकट में फंस जाता है। उसको कहते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, भुगतान संतुलन का संकट। जब क्या हो, विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या करे हैं, कम हो, तो ये क्राइसिस होता है। ये ही एकमात्र स्थिति होती है कि एक सदस्य देश क्या करता है, आईएमएफ से ऋण लेता है। क्या लेता है, इसी स्थिति में आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। अब देखो जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन के लिए दो ये भी पूछे गए हैं। देखिए अलग अलग खातों का प्रयोग होता है। दो अलग खाते होते हैं। कौन कौन से खाते होते हैं, एक तो होता है आपका चालू खाता, करंट अकाउंट। क्या होता है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं आप पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। अब पूंजी खाते के अंतर्गत क्या क्या मत रखे जाते हैं, देखो अल्पकालीन ऋण, दूसरा मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, तीसरा दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन, एफडीआई और एफपीआई। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान समझेगा। सरकार किसी भी प्रकार का अगर ऋण ले रही है, चाहे वो आपका अल्पकालीन हो, मध्यकालीन हो, दीर्घकालीन हो, तो वो आएगा आपका पूंजी खाते में। और एफडीआई या एफपीआई के माध्यम से निवेश आ रहा है या इससे जा रहा है,
तो वो इसी अकाउंट में रखेंगे, किसमें, पूंजी खाते में। पूछा जाता है पूंजी खाते के अंतर्गत कौन कौन से मद आते हैं, तो ध्यान रखिएगा अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, एफडीआई और एफपीआई को किसमें रखा जाता है, आपका पूंजी खाते के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपसे पूछता है भाई चालू खाते में क्या रखा जाता है, चालू खाते में रखा जाता है जो भी चीजें आपने आयात निर्यात की, क्या की, आयात एवं निर्यात किया, जो वस्तुओं का आप क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं या वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, उसके लिए जो आपका पूंजी गई या पूंजी आई, तो उसको किसमें रखा जाएगा, आपका चालू खाते में। दूसरा होता है अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है इनविजुअल, ये तो दिख रही है कौन सी वस्तु आई कौन सी गई। तो अदृश्य में क्या होती है भाई, सेवाएं दिखती तो है नहीं, तो सर्विसेज का आगमन या पलायन हो रहा है, उसके लिए जो पैसा वगैरह आ रहा है, तो किसमें रखा जाएगा, आपका इसी में रखा जाएगा। फिर एक आय, आय का मतलब क्या है, लाभांश कमा लिया आपने, सार्वजनिक कंपनी थी कोई, विदेश में कार्य कर रही थी, वो क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका लाभांश किसमें रखा जाएगा, इसी में रखा जाएगा। या सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है, या ऋण लेने वाली बात आ रही है, वो क्या है, ऋण देना। अगर ऋण दे रखा है, अगर ब्याज की प्राप्ति हो रही है, इंटरेस्ट, ब्याज की प्राप्ति, तो वो भी इसी में आता है। फिर आता है आपका अगला प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस। क्या होता है, रेमिटेंस। अब रेमिटेंस का मतलब हुआ जो आपके भारतीय मूल के लोग क्या कर रहे हैं, विदेश में जो है कार्य कर रहे हैं, और वो अपने देश में क्या करते हैं, पैसा भेजते हो, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश लिख लीजिए, सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा यही प्राप्त करता है, यानी भारतीय लोग सबसे ज्यादा अपने देश में क्या करते हैं, पूंजी भेजते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेगा, अब इनसे प्रश्न पूछ लेता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है चालू खाते का घाटा क्या है, चालू खाते का घाटा, अब ध्यान रखेगा चालू खाते का घाटा चालू खाते के अंतर्गत रखा जाएगा, या चालू खाते का अधिशेष पूछा जाए, चालू खाते का अधिशेष। अब यानी अब यहां आप देश के संदर्भ में भी कर सकते हैं वार्तालाप, और दुनिया के संदर्भ में भी कर सकते हैं। दुनिया के संदर्भ में करेंगे तो भारत का चालू खाता हमेशा बना रहता। अगर देश के संदर्भ में करें, भाई सबसे ज्यादा घाटा किसके साथ है, तो चीन के साथ है। तो चीन को हम जो है निर्यात कम करते हैं, उससे आयात ज्यादा करते हैं। अगर हम सरप्लस देखें, भाई सरप्लस किसके पास किसके साथ है, तो वह है आपका यूएसए के साथ। यानी यूएसए को हम वस्तुएं ज्यादा भेजते हैं और यूएस हमको वस्तुएं कम भेजता है। क्लियर हो गया। और दुनिया के संदर्भ में देखिएगा, अगर टोटल ओवरऑल निकालने के रहे वो घाटे में ही है, लेकिन अगर हम किसी व्यक्तिगत देश से निकालेंगे तो देखना पड़ेगा कि भाई हम ज्यादा भेज रहे हैं या वो ज्यादा भेज रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे तो ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होगा कि भारत का घाटा ही रहेगा, अधिशेष नहीं है। लेकिन कुछ देशों के साथ क्या होगा, भारत का सरप्लस हो सकता है, और कुछ देशों के साथ क्या होता है, निगेटिव। अगर हम सरप्लस की बात करें तो यूएस के साथ है, और निगेटिव की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना के साथ है। ठीक है, अब ओनली गणना किसकी हो रही हो, देखो इसकी हो रही हो, तो पूंजी खाते का घाटा, पूंजी खाते का घाटा, तो इसी को डिफाइन करोगे। या पूंजी खाते का क्या पूछे, अधिशेष पूछे, तो भी आप क्या करेंगे, इसी टर्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक आता है व्यापार संतुलन क्या है, एक और टर्म को स्पष्ट कर देता हूं, फिर यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपके अगले क्लास का नंबर आ जाता है व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन का मतलब होता है यदि मात्र आयात एवं निर्यात, ध्यान रखिएगा सिर्फ आप आयात एवं निर्यात से होने वाली, आयात एवं निर्यात से होने वाली प्राप्तियों की गणना की जाए, प्राप्तियों की गणना की जाए, तो इसे व्यापार संतुलन करें। सिर्फ ओनली आयात एवं निर्यात, बस अब आयात वस्तुओं एवं वस्तुओं का, बस वस्तुओं का कितना आयात कर रहे हैं कितना निर्यात कर रहे हैं, अगर उसका संतुलन बना रहा है तो उसको व्यापार संतुलन कहेंगे। जैसे भुगतान संतुलन कहते हैं वैसे ये भी हुआ, लेकिन यहां भी हो सकता है व्यापार
संतुलन का घाटा क्या है, संतुलन का घाटा। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, आपका आयात क्या होगा, ज्यादा होगा, और निर्यात क्या होगा, कम होगा। और ऐसे ही व्यापार संतुलन का अधिशेष पूछे आपसे, सरप्लस, तो उसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, आपका आयात कम हो जाए और निर्यात क्या हो, ज्यादा हो, तो उस स्थिति को कहते हैं आप व्यापार संतुलन का अधिशेष, यानी आपका ट्रेड बैलेंस जो है सरप्लस बना हुआ है। और यहां क्या दिख रहा है, आपका ट्रेड डिफिसिट क्या है, ज्यादा है। ये भी यूएस और चाइना का ही बताया था हमने। अब आपसे कभी पूछता है जुड़वा घाटा क्या है, ये भी पूछा गया है, क्या है जुड़वा घाटा, ट्विन डिफिसिट कहा जाता है इसको, जुड़वा घाटा। तो जुड़वा घाटा का मतलब क्या है, एक देश का एक क्या हो, ये देखो व्यापार घाटा हो, क्या हो, व्यापार घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटा भी हो, राजकोषीय घाटा, यानी दो घाटे एक साथ हो, व्यापार घाटा भी हो, जो आपने बजट पढ़ा था उसमें भी क्या हो, घाटा हो, तो उसको कहा जाता है ट्विन डिफिसिट। क्या कहते हैं उसको, ट्विन डिफिसिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है मामला? तो इस चीज को इतना कुछ ध्यान रखेगा। अब हम आपके जो है कुछ संगठन बचे हुए हैं, संगठन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका 5 ईयर प्लान वगैरह, और जो इंडस्ट्री में कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा ज्योग्राफी में हमने इंडस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ दिया, वो 5 ईयर प्लान में आ जाएगा, तो 5 ईयर प्लान हम यहीं कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, कल वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे, और 5 ईयर प्लान में आपके क्या आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगे, तो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी जगह आपके दूसरे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी वाला समाप्त हो चुका है तो उसमें दूसरा सब्जेक्ट तो होगा, अभी इकोनॉमी वाला भी आपका 2-3 दिन मानिए ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी आपका क्या हो जाएगा एंड। फिर आप जो है तैयारी करते रहो जम के, और एग्जाम दो और एग्जाम निकालो, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप इसके साथ, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO को कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान, ठीक है। थैंक यू।